हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंध का पार्ट 17 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक का वीडियो मैंने इस चैप्टर का पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी या कोई वीडियो की नीड होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे वो है अस्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व, फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। तो कौन कौन से ऐसे घटक है, कौन कौन से ऐसे तत्व है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट डालता है, उस पर उसको प्रभावित करता है किसी न किसी रूप से, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस से समझेंगे। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग एंड डेफिनेशन और फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को वो वीडियो देखकर आएगा ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकेगा, क्योंकि अस्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक के समझने से पहले अगर आप लोग अस्थायी पूंजी का मीनिंग एंड डेफिनेशन और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ जाते तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अस्थायी पूंजी को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख घटक या तत्व निम्नलिखित है। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं, पॉइंट, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में पॉइंट वाइज पॉइंट और ये फ्लो चार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मार्क्स को मतलब इंक्रीज करने में, ठीक है। जितना आपका मार्क्स इंक्रीज होगा उतना ही आपको आप लोगों का परसेंटेज हाई होंगे, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस स्टडीज में आप लोग पैराग्राफ ज़्यादा मतलब लिखिए, पर हाँ उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट लिखकर लिखिए और फ्लो चार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ताकि आप लोग को मार्क्स जो है वह इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है वो है व्यवसाय की प्राकृतिक नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस भी मतलब ये अस्थायी कैपिटल को मतलब किसी न किसी प्रकार से उस पर इफेक्ट करता है। तो अस्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है कि व्यवसाय का प्रकृति कैसा है, उसी पर डिपेंड करता है कि उसको अस्थायी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अथवा नहीं। व्यवसाय की प्राकृतिक समानता दो प्रकार की होती है। व्यवसाय की जो प्राकृतिक वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है निर्माण व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड व्यापारिक व्यवसाय ट्रेडिंग बिजनेस। निर्माणी व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीनरी तथा फर्नीचर आदि में पूंजी का अत्यधिक विनियोजन की आवश्यकता होती है। जैसे निर्माणी जो व्यवसाय होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, उसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा मतलब आदि पूंजी का अत्यधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, परंतु अतएव अधिक अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, इसके जस्ट अपोजिट व्यापारिक व्यवसाय में तैयार माल का क्रय विक्रय किया जाता है, अतः अपेक्षाकृत कम अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। अर्थात जो व्यापारिक व्यवसाय होता है, ठीक है, जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, उसके अंतर्गत जो पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ माल है, ठीक है, उसको सेल्स एंड परचेस किया जाता है, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन के अंतर्गत, और इसमें कम अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट हुआ इकाई का आकार, पैमाना, साइज, स्केल ऑफ यूनिट। व्यवसाय की इकाई का आकार, पैमाना भी अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। इनकी जो इकाई का जो आकार है बिजनेस का, उसका भी पैमाना भी है जो बिजनेस को किसी न किसी तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है, डालता है उस पर। बड़े आकार वाले व्यावसायिक इकाई जैसे रेलवे, वायुयान, पानी का जहाज, लोहा और इस्पात, सार्वजनिक यातायात उपकरण आदि में बड़ी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। ये सब जितने भी है ये सब बहुत ठोस मात्रा में इसमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ठीक है। तो इसके विपरीत छोटे आकार वाले व्यवसाय की कम मात्रा की अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये जितने भी ये सब बड़े आकार वाले व्यवसाय है इकाई हैं, उनमें बहुत मात्रा में अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें कम मात्रा में अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। और थर्ड जो पॉइंट है हम लोग का जो इफेक्ट करता है फिक्स्ड कैपिटल को, वो है उत्पादन की तकनीक, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। निर्माणी व्यवसायिक इकाइयों जिनमें बड़े आकार वाले एवं स्वचालित यंत्रों द्वारा उत्पादन किया जाता है, बड़ी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ये बिजनेस है, उसका बड़ा मशीनरी है, उसको स्वचालित करने के लिए और उसको सेल्स और प्रोडक्शन करने के लिए उसको बड़ी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसके विपरीत जिन व्यापारिक इकाइयों का लघु यंत्रों एवं अधिकांश मानव शक्ति द्वारा उत्पादन होता है, उनमें कम मात्रा की स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जैसे कि कोई बिजनेस इकाई है वो छोटा है, ठीक है, और वो छोटे मोटे यंत्रों का प्रयोग कर रहा है, छोटे मोटे मशीनरी को यूज़ कर रहा है, और साथ साथ वह मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का भी ज़्यादा मतलब उसी से वो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको कम पूंजी की मतलब कम अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। फोर्थ जो है पॉइंट है वो है स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने की विधि, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड कैपिटल, व्यवसाय के लिए आवश्यक स्थायी संपत्तियों को क्रय नगद राशि का भुगतान करके अथवा किस्तों पर किया जाता है। यानी कि व्यवसाय में अधिकतर जब अस्थायी संपत्तियों को जब क्रय किया जाता है, उसको परचेज किया जाता है,
या फिर नगद भुगतान किया था, मतलब कैश में किया था, या फिर इंस्टॉलमेंट के थ्रू मतलब उनको पेमेंट किया था। ठीक है, जो व्यावसायिक इकाइयाँ नगद राशि का भुगतान करके स्थायी संपत्ति को क्रय करती है, उनमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इनकी जो व्यावसायिक जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली कैश देकर फिक्स कैपिटल को परचेज करती है, उनमें बहुत मात्रा में, इनकी अधिक मात्रा में फिक्स कैपिटल की आवश्यकता होती है, मतलब कैपिटल की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत मतलब पैसे की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, इसके जस्ट अपोजिट, जो व्यावसायिक इकाइयाँ किस्तों आदि आधार पर अस्थायी संपत्ति को क्रय करती है, उनमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके जस्ट अपोजिट जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू अपना पेमेंट करती है, तो उनको कम मात्रा में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। 5 जो पॉइंट है हम लोग का, विकास की संभावनाएं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, यदि संगठन ऐसा है जिसमें विकास की अधिक संभावना है, तो ऐसे संगठन के लिए भविष्य में अतिरिक्त अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसके लिए संगठन को पहले से ही वित्तीय स्रोतों का चयन कर लेना चाहिए। जैसे कि कोई जैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उसका ग्रोथ करने की जो प्रोस्पेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको पहले से ही प्लानिंग बना के रखना होगा कि हाँ, हमको फ्यूचर में फिक्स कैपिटल को इन्वेस्ट करना है, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, और साथ ही साथ उसको परचेस करना है। तो उसके लिए पहले से ही वित्तीय स्रोतों का सिलेक्शन कर लेना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर है या फिर जो भी हेड पर्सन है उनको। ठीक है, ताकि व्यवसाय की आवश्यकता के समय पर अतिरिक्त वित्त शीघ्र ही उपलब्ध कराया जा सके, ताकि जब भी व्यावसायिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब उस चीज़ को, मतलब ये फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो तुरंत मतलब पैसा रहेगा, तो वो आराम से उसको परचेस कर सकते हैं, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ये प्रोडक्शन है वो नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा प्रोसेस प्रोडक्शन का। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, वित्त व्यवस्था विकल्प, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। प्रायः स्थायी संपत्ति में विनियोग के लिए दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों जैसे समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ऋण पत्र इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्तमान में वित्त का एक और स्रोत पट्टेदारी उभरा है, जिसके अनुसार अस्थायी संपत्तियों को क्रय करने के स्थान पर उन्हें पट्टे पर ले लिया जाता है। परिणाम स्वरूप अस्थायी पूंजी की आवश्यकता में कमी आती है। कहने का मतलब है कि जैसे कि जितना भी स्थायी संपत्ति का जो स्रोत है, विनियोग का जो स्रोत है, सप्ताह पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार पूंजी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऋण पत्र, डिवेंचर, ये सब आप लोग अकाउंट्स का टॉपिक है। ठीक है, अकाउंट्स में आप लोग पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड चैप्टर भी है, और जो कि एग्जाम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके मतलब 20 या 8 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, ये सब। ठीक है, तो वो अकाउंटेंसी में, ये तो बिजनेस स्टडीज है। ठीक है, तो इसमें मतलब वो इन्वेस्ट करते हैं, या तो आजकल मतलब आज के आधुनिक समय पट्टेदारी का यूज़ करते हुए अस्थायी संपत्ति का रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करते हैं। और पट्टेदारी के बारे में आप लोग मतलब ये बीकॉम जब करेंगे, तो उसके जो सेमेस्टर 3 या 2 में आप लोग देखिएगा, इसके थ्रू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 7 जो पॉइंट हम लोग का, सहायता का स्तर, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। इसका अर्थ व्यवसाय संचालन में अन्य संगठनों की मदद प्राप्त करना है। जैसे वर्तमान में किसी एक बैंक के एटीएम को अन्य बैंकों के भी प्रयोग करती है, तो इसे सहायता कहा जाता है। जैसे कि व्यवसाय का संचालन करने के लिए अन्य भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ताकि हम भी उसका अन्य समय पर उनका हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है, कोलैबोरेट करने से होता है कि दोनों को बेनिफिट मिलता है, और दोनों का जो प्रोग्रेस है वो चलता रहता है, किसी का रुकता नहीं है, और रिक्वायरमेंट होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे कोलैबोरेशन करते हैं। इससे इस सुविधा को उपलब्ध करवाने वाले बैंक को किराए के रूप में आय होगी, वहाँ दूसरी ओर सुविधा प्राप्त करने वाले बैंक को स्थायी संपत्ति को अधिक विनियोग नहीं करना पड़ेगा। अतः इस प्रकार सहायता से अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को कमी आएगी। अगर हम लोग मतलब सहायता का हेल्पफुल ये लिया जाता है, उसमें अस्थायी पूंजी का जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें कमी आएगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और तो ऐसे ही बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का वीडियो आप लोग को चाहिए, तो मेरे चैनल पर ऐसे बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे, और मेरे इस हार्डवर्क और डेडिकेशन को भी सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।